गुड मॉर्निंग सबको। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी। अब क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्या थे, अपने बचपन की यादों में खो गए थे। कौन कौन? मोहन और धनराम, ठीक है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही, यानी कि प्राइमरी स्कूल जैसे ही मोहन ने पास कर ली, वैसे ही उसको छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। इस मोहन ने क्या किया? सबसे अच्छे नंबर लाकर उसको छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति में क्या होती है कि फीस जो होती है बच्चे की माफ हो जाती है और उसको किताबें भी फ्री मिलती है। तो मोहन ने क्या किया? अच्छे नंबर लाकर छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। और मास्टर ने जो मोहन के लिए भविष्यवाणी की थी कि मोहन स्कूल का और अपना नाम रोशन करेगा, तो किसी हद तक उसने ये सिद्ध कर दिया था कि वो ऐसा जरूर करेगा। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। उसके पिताजी जो वंशीधर थे, हैसियत क्या थी उनकी? बिल्कुल साधारण थी, और वो यजमानों की पुरोहिताई करते थे। तो उनका हौसला बढ़ गया, उनकी उम्मीदें जाग गई, और वे भी, उसके पिता भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। कहा तो वो उसको अपनी पुरोहिताई का काम संभलवा रहे थे, है ना, अपना काम दे रहे थे कि तुम मेरे काम में मेरा हाथ बटाओ। लेकिन जैसे ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त की, तो उसके पिता भी उसको एक बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। उनका जो धंधा था वो पीढ़ियों से चला आ रहा था, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। सब ये पंडिताई का काम ही करते थे, ठीक है ना। जैसे वंशीधर के पिता, फिर उसके पिता, फिर उसके पिता, ये सब पीढ़ियों से यही काम करते चले आ रहे थे। तो इस काम ने क्या था, इस काम में ज्यादा कमाई नहीं होती थी, सिर्फ एक घर का उससे सिर्फ पेट भरा जा सकता था। इसलिए इस धंधे ने क्या किया था, मोहन के पिता को कुछ हद तक निराश भी कर दिया था। और जब मोहन ने उनकी उम्मीदें जगाई अच्छे नंबर प्राप्त करके, ठीक है, तो उनका हौसला, उनकी उम्मीद बढ़ गई, और सोचे कि अब भी मोहन जो है मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है। वो कह रहे कि दान दक्षिणा के बूते पर, पुरोहिताई से क्या होता था, उनको दान दक्षिणा, लोग जो थे उनको कुछ दान दे देते थे, कुछ खाने पीने का सामान दे देते थे, उसी से उनके सारा घर का खर्चा चलता था। तो दान दक्षिणा के बूते पर, दान दक्षिणा के बल पर तो वो सिर्फ परिवार का आधा पेट ही भर पाते थे। आधा पेट भर पाते का मतलब क्या था कि सिर्फ पेट भर पाते थे, बाकी जो खर्चे थे वो नहीं चलते थे। बाकी जो घर के खर्चे होते हैं वो उस दान दक्षिणा से नहीं चलते थे। और पेट भी मतलब ये नहीं कि हम 7 तरह का पौष्टिक भोजन खा रहे हैं, साधारण सा खाना उसको खाने को मिल जाता था। किसके बल पर? उस पुरोहिताई के बल पर। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। उसके पिताजी चाहते थे कि मोहन पढ़े लिखे और हमारे परिवार की जो दारिद्र्य, जो गरीबी है वो मिटा दे। ये मोहन के पिता की अब दिल की इच्छा बन गई थी, हार्दिक इच्छा हो गई थी कि मोहन ये काम करे। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। लेकिन यदि हम किसी भी चीज के इच्छा कर ले और वो काम पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था, यानी कि प्राइमरी से आगे की जो पढ़ाई थी, उसके लिए उस स्कूल में मोहन को जाना था। वो स्कूल क्या था? गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा गांव से 4 मील दूर था। 2 मील रास्ता तो क्या था? सामान्य था, और 2 मील रास्ते क्या था? चढ़ाई का था, उस पर चढ़ना पड़ता था। और उसके अलावा क्या था कि बरसात के मौसम में उसी 4 मील की दूरी के बीच में एक नदी भी पड़ती थी, ठीक है। उस नदी की समस्या भी थी, क्योंकि वंशीधर ने, नदी की समस्या क्या थी कि बरसात में नदी में पानी भर जाता था,
जिससे क्या था, उस नदी को पार करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन सारी समस्याओं को देखते हुए भी मोहन के पिता ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया, उसका नाम स्कूल में मतलब एडमिशन उसका करवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता, ठीक है, बहुत लंबा रास्ता उसको पैदल पैदल तय करना होता था। और जब वापस छुट्टी के बाद आता तो थका मांदा घर लौटता, मतलब बेचारा जो बच्चा था वो पैदल चलते चलते ही पढ़ लिख कर ही वो बिल्कुल थक जाता था। तो उसके पिता क्या करते, पुराणों की कथाओं से, अपने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से विद्या वैसनी, जिसको विद्या प्राप्त करने का नशा हो, ऐसे बालकों के उदाहरण दे देकर, ठीक है ना, उसे उत्साहित करने की कोशिश करते, उसका उत्साह जगाते रहते कि जिन बच्चों में विद्या का वैसन था मतलब जो जिनको पढ़ने का नशा था, तो वो अपनी पढ़ाई के बल पर कितने ऊपर तक पहुंचे, उन्होंने कितना नाम कमाया, परिवार की गरीबी मिटाई, इस तरीके से उनको बता बताकर मोहन को उसकी थकावट दूर करते और उसको पढ़ने के लिए उत्साहित करते। ठीक है। वर्षा के दिनों में वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। मोहन के उसके पिता थे, उनको ये हुआ कि वर्षा के दिनों में जो मोहन है वो नदी को पार करके कैसे आएगा। ये जो नदी को पार करने की समस्या उनके सामने बहुत कठिन थी, ठीक है, ये बहुत कठिन समस्या थी। तो फिर क्या किया वंशीधर ने, नदी पार उनके एक यजमान रहते थे जिनके घर में ये पंडिताई का काम करते थे, ठीक है, उसी के घर में रहने का मतलब मोहन उसी के घर में रहना निश्चित तय कर दिया कि तुम बरसात के दिनों में उस यजमान के घर पर ही रहोगे, वहीं से स्कूल जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे और वहीं पर ही आ जाओगे, ऐसा उन्होंने निश्चित कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। ठीक है, घर से वो जब बरसात का मौसम होता था तो वो अच्छे से अपना खाना पीना सामान लेकर भी जाता था खाने पीने का। और जब वर्षा का जब लास्ट महीना होता था उस समय नदी का पानी क्या होता था, उतार पर होता था, मतलब नदी का पानी धीरे धीरे जब कम होता था तब मोहन उस यजमान के घर से अपने घर पर आ जाता था। एक दिन संयोग की बात है कि एक बार छुट्टी के पहले दिन, यानी कि जिस दिन मोहन छुट्टियों में अपने गांव आ रहा था उसके एक दिन पहले जब नदी का पानी उतार पर ही था, नदी का पानी उतर रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था और मोहन कुछ घसियारों के साथ, घसियारों मतलब मछुआरों, ठीक है, मछुआरों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। तो क्या हुआ, पहाड़ी के दूसरी ओर, बीच में जो पहाड़ी थी उसकी दूसरी ओर बहुत तेज बरसात हो रही थी। भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। जो नदी का पानी उतर रहा था उस नदी के पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, फिर पहले पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार और पात पतेल आने शुरू हुए। जो नदी की धारा थी उसमें झाड़ियां आई, पत्ते आए, कचरा आया, ये सब आना शुरू हुए। तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, मछुआरे क्या थे, अनुभवी थे, वो नदी को मतलब पार करते रहते थे। तो मोहन भी साथ था, मोहन के पिताजी भी थे और वो मछुआरे भी थे, अनुभवी थे। उसने जल्दी जल्दी सामान हटाकर पानी को काटा और आगे बढ़ने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन किनारे पर पहुंचते ना पहुंचते, किनारे पर पहुंचते पहुंचते और बीच में ही मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। जो मतलब पानी उतार पर था उसमें से दूसरी पहाड़ी की और जो बारिश हो रही थी उसका जो मटमैला मिट्टी से मिला हुआ जो पानी था उसका रेला एकदम से झोंका पानी का उनकी तरफ आ पहुंचा। ठीक है, उनकी तरफ आ गया और वो मतलब वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके और वो बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने उस पानी को पार किया और किनारे तक पहुंचे। ठीक है, इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए। इस घटना ने वंशीधर को अंदर तक झकझोर दिया और वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में घबरा गए कि यदि ऐसा नदी का पानी ऐसा रहा तो ऐसा ना हो कि मैं मोहन को खो ही दूं।
ठीक है, एक बड़ा आदमी बनाने के बजाय मेरा बेटा ही ना रहे। ये बात सोचकर वंशीधर जो थे घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। उनको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सताने लगी कि बेटा क्या करेगा, बेटा बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, ठीक है, ये बहुत पढ़ लिख सकता है, एक अच्छा एक बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन समस्या क्या थी, 4 मील की दूरी, चलो वो भी उन्होंने तय कर ली थी, उसका भी उन्होंने हल खोज लिया था, लेकिन बरसात के दिनों में जो पानी की समस्या थी वो उनके लिए, नदी की जो समस्या थी वो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वंशीधर को डर लगा और वो मोहन के भविष्य के लिए चिंतित हो गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। आगे चलते हैं। तभी क्या हुआ कि उनकी बिरादरी का, उनकी जाति का ही एक संपन्न परिवार का युवक था जिसका नाम था रमेश। वो उन दिनों क्या था, लखनऊ से छुट्टियों में अपने गांव पर आया हुआ था, उसी गांव में रहता था, लखनऊ चला गया था, छुट्टियों में वो हमेशा गांव आ जाता था और वो मोहन की जाति का ही था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। अब जब दोनों एक दूसरे से बात करने लगे तो बातों बातों में ही वंशीधर के मन की बात निकल गई और उन्होंने उसकी चिंता उसके सामने बताई, उसको अपनी चिंता बताई कि मोहन के बारे में ये समस्या है। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई, ठीक है, बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। उसका जो वंशीधर का जो दर्द था, उसका जो दुख था, उसके पढ़ाने की जो समस्या थी, उसकी सहानुभूति जताई और क्या कहा कि उसको, मोहन को तुम मेरे साथ लखनऊ भेज दो। ठीक है, घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता। और बड़ी मीठी मीठी बातें कि मेरे घर में 4 आदमी है, यदि एक और मेंबर सदस्य बढ़ जाएगा तो मेरे कोई समस्या नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पढ़ लेगा और इसका भविष्य सुधर जाएगा। इस तरीके से उसने बातें की, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। और ये भी बताया कि लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पर पढ़ाई लिखाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो वहां पर ये रहेगा तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा और लिखेगा। चलो, अब क्या हुआ, वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। अब वंशीधर ने तो उसको साक्षात भगवान ही समझ लिया कि भगवान ने ही मेरी समस्या दूर करने के लिए इसको भेजा है, लेकिन उसको थोड़ी पता था कि आगे जाकर रमेश मोहन के साथ क्या करने वाला है। ठीक है, अभी तो उसको जैसे वो उसके भगवान ही हो। और उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। बिल्कुल रुंधे हुए गले से आंखों में आंसू थे, गला भर गया था, सिर्फ ये बताया कि यही होता है जातिगत भाईचारा, और अपनी जाति का यही सहारा होता है कि वे एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और उनको दूर करते हैं। और आपने भी मेरी समस्या समझी और मेरी समस्या को दूर किया। ठीक है, छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। जब उसकी छुट्टियां उसकी थोड़ी बहुत ही थी, उसके बाद क्या हुआ, रमेश वापस लौटा। ठीक है, और अपनी, यानी कि वो अपने घर लखनऊ वापस लौटा तो उसके साथ मोहन भी था इस बार। ठीक है, वो अपने घर से बिछड़ गया था, अपने गांव से अलग हो रहा था, जो उसके गांव की दुनिया थी उससे भी वो अलग हो रहा था। तो इन सबसे अलग होकर वो थोड़ा सहमा सहमा सा था, सहम रहा था कि आगे पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है। आ तो गया हूं मैं पढ़ाई के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और वो उसके साथ ये सोचते सोचते लखनऊ आ गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब मोहन की जिंदगी नए तरीके से शुरू हुई, जो पहले थी और जो अब उसकी होने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया। घर की दोनों महिलाएं, घर में 2 महिलाएं थी, रमेश के घर में 2 महिलाएं थी, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था। ठीक है, एक महिला को चाची कहता था, एक को भाभी कहता था। और उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन
बन गया था। उन दोनों चाची भाभी का तो सारा काम में हाथ बटाता ही बटाता था। इसके साथ साथ जो मोहल्ले की जितनी भी औरतें थी उन सबका भी सिर्फ वही काम करता था, उसी को बताया जाता था काम। और काम करने का उनके लिए साधन बन गया था कि हमारा काम जो है वो मोहन ही करेगा। मतलब उसके ऊपर काम की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी। एक तो रमेश के घर का काम और एक मोहल्ले की औरतों का काम। ठीक है, अब सब लोग बोलते मोहन, जो मोहल्ले की औरतें वो बोलती मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस प्रकार के सारे छोटे मोटे कामों में मोहन दिन भर उलझा रहता। अब औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए उसकी जो दफ्तरी थी, जिस ऑफिस में रमेश जाता था वो सामान्य था, लेकिन वहां पर वो बड़े बाबू के पद पर नियुक्त था। ठीक है, तो वहां पर रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। वो उसके लगता था यदि मैं मोहन को अपना भाई बताऊंगा या अपनी जाति का बताऊंगा इससे मेरा अपमान होगा, ये मेरे सम्मान के विपरीत है। ठीक है, तो वो उसका अपने जातिगत भाई नहीं बताता था। ठीक है, और उसे सिर्फ वो घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था, और वो उस मोहन को एक घरेलू नौकर से ज्यादा नहीं समझता था। ठीक है, मतलब उसकी हालत एक घर के नौकर जैसी रमेश ने कर दी थी। इस बात को मोहन भी समझने लगा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ इनका काम करने वाला नौकर रह गया हूँ, पढ़ाई लिखाई की उसको कोई चिंता नहीं है। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद, बहुत ज्यादा जोर देने के बाद क्या किया, रमेश ने पास के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। जब उसके ऊपर बहुत जोर जबरदस्ती की मोहन ने तो क्या किया, सामान्य सा स्कूल था वहां पर उसका नाम वो लिखा आया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण, ठीक है, एक तो बिल्कुल उसके लिए जो वातावरण था बिल्कुल नया था और उसके ऊपर रात दिन काम का बोझ आ पड़ा था, जिससे क्या हुआ, गांव का जो वो बुद्धिमान छात्र था वो शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गांव के स्कूल में उसकी एक पहचान थी, वो पूरे स्कूल का मॉनिटर था, होशियार छात्र था, सब लोग उसको जानते थे। शहर में आकर क्या हुआ, उसके ऊपर काम का बोझ आ पड़ा, वो एक घरेलू नौकर जैसी उसकी जिंदगी हो गई। इस कारण उसको पढ़ाई लिखाई करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। ठीक है, इसलिए वो शहर के स्कूल में उसकी कोई पहचान नहीं बनी। सभी सामान्य छात्रों में से मोहन भी एक था। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता था। उसके जीवन जो था एक बंधे बंधाए नियम पर चलता था कि उसको सुबह से लेकर रात तक क्या करना है और उसको वो ही करना होता था। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता। साल में जब गर्मियों की छुट्टी आती तो भी ये नहीं कि उसको छुट्टियों में गांव भेज दिया जाता था। कब जाता था, जब रमेश के घर से कोई प्राणी कोई व्यक्ति गांव जा रहा होता था। ठीक है, और वरना क्या होता था, उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। जब छुट्टियों में उसके पिताजी घर बुलाने के लिए रमेश को बोलते थे तो वो रमेश क्या बोलता था झूठ उनसे, कि रमेश जो है अगली कक्षा की तैयारी लखनऊ में कर रहा है। और पिता ये सुनकर शांत हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरा जो बेटा है वहां पर पढ़ाई लिखाई, रमेश इतना ख्याल रख रहा है उसका, इतनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहा है कि छुट्टियों में भी वो घर इस कारण नहीं आ पा रहा क्योंकि वो अगली कक्षा की पढ़ाई अभी से करने लग गया, जिससे कि वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। लेकिन उसके पिता को ये बिल्कुल नहीं पता था कि मोहन के साथ वहां पर रमेश क्या व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अगले दर्जे की तैयारी तो सिर्फ क्या थी, बहाना भर थी। अगली कक्षा की तैयारी तो सिर्फ रमेश एक बहाना बनाता था कि मोहन गांव ना जाए। क्यों? क्योंकि सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुख असुविधा का था। मोहन के रहने से क्या होता था, घर के सारे काम हो जाते थे। यदि वो छुट्टियों में गांव जाता तो उनको फिर असुविधा उठानी पड़ती, स्वयं सबको खुद को काम करना पड़ता। सिर्फ वो अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए और उसके पिता से झूठ बोलकर छुट्टियों में भी मोहन को गांव जाने नहीं देता था। फिर आगे है
कि मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी उसके पास नहीं था। अब मोहन ने इन सब चीजों से समझौता कर लिया था कि मैं रमेश के घर का नौकर हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर मैं साधारण से स्कूल में सिर्फ पढ़ सकता हूँ, पास हो सकता हूँ, अच्छे नंबर या छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकता, अपने माँ बाप का या स्कूल का नाम रोशन नहीं कर सकता। इसलिए उसने, जब उसको माहौल ऐसा मिला, वातावरण ऐसा मिला जो रोज उसके साथ घटित होता था, तो उसने क्या किया, सबसे समझौता कर लिया। और समझौता करने के अलावा दूसरा उसके पास कोई उपाय भी नहीं था, ठीक है। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था, और वो ये भी कि मैं अपने घर वालों को मेरी स्थिति बताऊं, ठीक है। समझदार बच्चा था, उसने बोला कि फालतू परेशान होंगे घर वाले, दुखी होंगे, इसलिए उन्होंने उनको भी ये बात नहीं बताई, ठीक है। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। बेचारे वंशीधर को क्या पता कि मोहन के साथ क्या हो रहा है, वो तो वहां बैठे बैठे उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखा करते थे कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, घर की गरीबी को मिटाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, ओके बेटा, कल कंटिन्यू, कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। इसको पढ़ लेना। बाय सबको। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय।